चलो आगे कंटिन्यू करें। कल अपन ने क्या पढ़े थे? कल अपन ने पढ़े थे न्यू मेथड्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स करने के नए मेथड्स कौन से हैं? पहले भी तो ई कॉमर्स होता था, पहले भी तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता था न्यू आने से पहले। दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है ई कॉमर्स के? पहला है ई वॉलेट। सेम अपन ई वॉलेट पढ़ चुके हैं, नए में भी पढ़ चुके हैं, सेम पुराने में भी वही काम था। वॉलेट मतलब उसमें थोड़ा सा पैसा आप स्टोर करके रखते हो, क्यों? ताकि छोटी मोटी जगह कोई पेमेंट करना हो तो ई वॉलेट से कर सकते हो। लाइक आपको अगर अपना फोन को रिचार्ज करना हो तो आप कर सकते हो ई वॉलेट के। छोटे मोटे काम आपको करने हो, छोटी छोटी जगह आपको गाड़ी की पार्किंग के पैसे देने हैं, गाड़ी की जो टोल टैक्स उसके पैसे देने, छोटे मोटे जो पेमेंट्स करने हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। आपको अपने फ्रेंड को पैसा भेजना है तो आप आसानी से पैसा भी भेज सकते हो। जैसे कौन सी एप्स होती है ई वॉलेट्स की? जैसे पेटीएम की, थोड़े मोटे काम अपन इससे अपन कर सकते हैं। फ्री चार्ज, ये सारी एप्स कौन सी होती हैं आपकी? ई वॉलेट्स की होती है। सेकेंड है ट्रेडिशनल मेथड में, दैट इज कार्ड्स। कार्ड सब लोग जानते हैं, दो तरह के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूजेबल मेथड यही है ई कॉमर्स करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा लोग मीडियम कौन सा काम में लेते हैं? कार्ड्स का काम में लेते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। आप लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड में 1000 रुपए की शॉपिंग की और मैंने वहां पे क्रेडिट कार्ड मेरा स्वैप किया, तो क्या ये 1000 रुपए मेरे अकाउंट से हाथ की हाथ डिडक्ट होते हैं क्या? नहीं, हाथ के हाथ पैसा नहीं कटता। क्रेडिट कार्ड, मुझे क्रेडिट कार्ड जो बैंक्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड देते हैं वो अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को कि आप उधारी में सामान खरीद सकते हो, मतलब आपके अकाउंट से ये 1000 रुपए नहीं कटे। तो ये 1000 रुपए कटेंगे कब? ये 1000 रुपए बैंक से आपके कब कटते हैं? बिलिंग साइकिल होती है क्रेडिट कार्ड की, वो जब कंप्लीट होती है एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल में आपके पैसे कटते हैं। मतलब सपोज एक महीने में एक बार सारे क्रेडिट कार्ड की जो भी ट्रांजेक्शन है बैंक उनको क्लियर कर रहा है, अगर एक महीने में एक बार सारे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन क्लियर कर रहा है तो बैंक हमसे हर ट्रांजेक्शन की फीस चार्ज करता है। हर ट्रांजेक्शन पे उसने कहा 5% में फीस चार्ज कर रहा हूँ। मतलब आपने जितनी बार भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो हर ट्रांजेक्शन पे बैंक 5% खुद का इंटरेस्ट रख रहा है, बैंक 5% खुद का पैसा रख रहा है। यहाँ पे जब आपका एक महीना पूरा हो जाएगा फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटेगा, क्रेडिट कार्ड से आपके अकाउंट में हाथ की हाथ पैसा डिडक्ट नहीं होता। जबकि डेबिट कार्ड से अगर आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा तो वो डिडक्ट आपके अकाउंट से हाथ की हाथ हो जाएगा, इंस्टेंटली डिडक्ट हो जाएगा, हाथ की हाथ आपके अकाउंट में उतना पैसा माइनस हो जाएगा। तो कार्ड सबसे पॉपुलर मीडियम है, सबसे ज्यादा लोग कार्ड्स को काम में लेते हैं। जब उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तब वो कार्ड्स का काम में लेते हैं, डिजिटल पेमेंट्स करने होते हैं तो कार्ड्स का काम में लेते हैं। एंड एक और होता है दैट इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग, अगर नेट बैंकिंग करनी है आपको तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा उस बैंक की वेबसाइट में। बहुत सारे बैंक्स नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं कि आप हमारे बैंक की साइट में लॉग इन करो, फिर उसके बाद स्टेप्स होते हैं वो सारे फॉलो कर कर आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स डिजिटल पेमेंट के 3 है। पहला है ई वॉलेट। ई वॉलेट मतलब वॉलेट है, पर्स है, पर्स में क्या है? थोड़ा सा पैसा रखते हो, क्यों? ताकि छोटे मोटे पेमेंट्स अगर आपको कहीं पे करने हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। पेटीएम, फ्री चार्ज, इनकी हेल्प से ई वॉलेट्स किया जा सकता है। कार्ड सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में वो अलाउ करता है कि आप उधारी में सामान खरीद सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसा उसी टाइम नहीं कटेगा। क्रेडिट कार्ड में बिलिंग साइकिल जब कंप्लीट हो रही है उस टाइम पे आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, और डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट से पैसा उसी टाइम डिडक्ट हो जाता है। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग आप लॉग इन करो बैंक की वेबसाइट में, फिर नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को आप कर सकते हैं, जैसा भी जो भी स्टेप्स है वो फॉलो कर कर। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? देन एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। जो ये अपन डिजिटल पेमेंट करते हैं, जो ये अपन डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट अपन कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? डिजिटल पेमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज डिजिटल पेमेंट का, इजी एंड कन्वीनियंट।
ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट है। आपको कोई कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे शॉपिंग करने गए, आप बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने गए, तो वहां आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पास बहुत लोग पेटीएम लेते हैं, बहुत लोग फोन पे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो इनसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपको कहीं पे भी कैश कैरी करने की अपने साथ जरूरत नहीं है। तो बहुत आसान तरीका है। आप कहीं से भी पे फ्रॉम एनीवेयर, पे मनी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, कहीं से भी किसी को भी पैसा आप किसी भी टाइम पे पे कर सकते हैं। कोई भी टाइम पे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट की हेल्प से पैसा पे किया जा सकता है। डिस्काउंट, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ई कॉमर्स को पॉपुलर करने के लिए, ई कॉमर्स को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स देती है कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अपन भी देखते हैं अगर बिजली का बिल है, अगर आप वैसे जमा कराओगे तो पूरा बिल देना पड़ेगा, पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट 2% का डिस्काउंट दे रही है, जो भी, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स गवर्नमेंट देती है जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। अगर आपने ऑनलाइन पेट्रोल भरवाया और फिर पेट्रोल भरवा के ऑनलाइन उसका पेमेंट किया, तो आपको सपोज 0.21% का डिस्काउंट मिला, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट गवर्नमेंट देती है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्यों? ताकि आपको उस ये डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग काम में ले सकें। देन रिटर्न रिकॉर्ड, वैसे अगर आपने शॉपिंग की, देखो वैसे अगर आपने शॉपिंग की, नॉर्मल पैसा लेके गए बाजार में, सुबह पैसा लेके गए और शाम को घर में घुस रहे हो, आप खूब सारी शॉपिंग करके लाए, तो आप लोग अगर लिखने लगोगे कि मैंने यहाँ खर्च किया, मैंने यहाँ खर्च किया, मैंने यहाँ खर्च किया, मैंने यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, तो ये लिखना, पूरी चीजें लिखना, कई बार आप भूल भी जाते हो सकता है आप कहीं पे आपने पैसा खर्च किया, आपने बैलेंस चेक किया, 500 रुपए कम निकल रहे हैं, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा ये 500 रुपए मैंने कहाँ खर्च कर दिया, अपन सोचते रहते हैं, कई बार आप भूल भी जाते हो, और ये टाइम टेकिंग भी है, बहुत टाइम लगता है ये सारी चीजें लिखना कि आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा स्पेंड किया। जबकि यही काम अगर अपन डिजिटल पेमेंट के थ्रू करते, डिजिटल पेमेंट अगर आप करते, डिजिटल पेमेंट मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कहीं पेमेंट करते, तो पासबुक में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है, आपकी जो पासबुक है उसमें ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है हर चीज की, कि इतना इतना इसने यहाँ यहाँ पैसा खर्च किया है, तो आप ट्रैक रख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। आप उसको देखकर बजट बना सकते हैं कि मुझे कितना और खर्च करना है, मुझे कितना खर्च नहीं करना चाहिए, कहाँ फालतू का खर्चा कर रही है, जो भी है, इस सारी चीजों का ट्रैक रखना आसान हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक इन चीजों का रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया डिजिटल पेमेंट के थ्रू। जबकि अगर आप वैसे लिखने लगते हैं तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, आप आधी चीजें भूल सकते थे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेनिफिट है दैट इज रिस्क कम होता है। डिजिटल पेमेंट में रिस्क होने के चांसेस कम होते हैं। देख, अगर आप वैसे पैसा लेके गए मार्केट में और अगर आपका जेब कट गई, आपका पर्स चोरी हो गया, तो पैसा तो गया, पैसा गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। यहाँ पे रिस्क कम है। क्यों? अगर मेरा सपोज क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया क्रेडिट कार्ड, तो चोरी होने के बाद में मुझे डर नहीं है कि मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, मैं हाथ किया तो उस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा सकती हूँ। और बंदा क्रेडिट कार्ड से जब तक पेमेंट नहीं कर सकता जब तक उसको पिन नंबर नहीं पता होगा, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो पिन नंबर पता आना चाहिए। आधार कार्ड से, अगर आधार कार्ड चोरी हो, अगर उससे वो पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए मेरे फिंगरप्रिंट उसके पास होनी चाहिए, तभी वो पेमेंट कर सकता है, अदरवाइज पेमेंट नहीं कर सकता। तो डिजिटल पेमेंट जो है वो ज्यादा सिक्योर्ड है, उनमें रिस्क आने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल आप कैश से पेमेंट करते हैं। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं डिजिटल पेमेंट्स के। क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल पेमेंट के? पहला बेनिफिट है इजी एंड कन्वीनियंट, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ा, आपको कितना भी कहीं पे भी जाओ आपको कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से कभी भी किसी को भी पैसा भेजा जा सकता है, पे किया जा सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारे डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस करती है ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट को पॉपुलर बनाने के लिए। जैसे पेट्रोल भरवाया, अगर उसका बिल आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, उसका बिल डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। अगर अपन वैसे शॉपिंग करते हैं तो सारी चीजें लिखना, कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, तो वो सब अपन भूल भी सकते हैं और इतना लिखना पॉसिबल भी नहीं होता, टाइम भी लगेगा। जबकि अगर डिजिटल पेमेंट होता तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रखता कि कहाँ कितना पैसा आपका खर्च हुआ है, ट्रैक रखता, वो पूरा पासबुक में सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है, उसको देखकर अपन अपना बजट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड डिजिटल पेमेंट जो है वो रिस्की कम है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड खो भी गया तो भी मुझे पैसा चोरी होने का डर नहीं है, क्योंकि मैं उसको ब्लॉक भी कर सकती हूँ, और बंदा जो है जब तक उसको पिन नंबर नहीं पता होगा तब तक वो पैसा नहीं निकाल सकता।
ठीक है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट। जो ये आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हाँ भाई, सारे फायदे ही फायदे थोड़ी ना होंगे। पहला ड्रॉबैक है डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन। डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, जिस बंदे को जरा सा भी टेक्निकल नहीं आता उसके लिए डिजिटल पेमेंट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स की बात कर लूं, मेरे मम्मी पापा की बात कर लूं, अब स्मार्टफोन चलाना तो उनको अब आया, पहले तो उनको वो ये वाला टच वाला फोन चलाना भी नहीं आता था। अब अगर मैं उनको कह दूं आप पेटीएम से इस बंदे को यहाँ से यहाँ पेमेंट कर दो, तो वो तो नहीं कर पाएंगे, उनको आता ही नहीं है। तो उनको नहीं पता मैं कैसे ऐप ओपन करूं, क्या लिखूं, क्या डालूं, उनको नहीं पता। तो उनके लिए डिजिटल पेमेंट को यूज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर अपन वर्कर्स की बात करें, जो लेबर क्लास होती है, उनको तो फोन ही यूज करना नहीं आता, तो उनको अगर अपन बोल दो आप डिजिटल पेमेंट कर दो, तो वो कहाँ से कर देंगे। अपन अपने दादाजी उनको बोल दो डिजिटल पेमेंट कर दो, तो वो कहाँ से कर देंगे, उनको नहीं आता। तो जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं उनके लिए डिजिटल पेमेंट को यूज में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, आपका डेटा चोरी हो सकता है भाई। डिजिटल पेमेंट में डेटा चोरी होने के चांसेस है। हैकर हो सकता है आपका डेटा को हैक कर ले। आपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स डाली पेमेंट करते टाइम, हैकर ने उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हैक कर लिया, क्लोनिंग कर ली और फिर वो आपका पैसा चोरी कर सकता है, स्टोर हो सकता है। डिजिटल पेमेंट में ये डर हमेशा बना रहेगा। देन ओवर स्पेंडिंग, खर्चा ज्यादा हो जाता है भाई डिजिटल पेमेंट से। ये तो आप और हम खुद एनालाइज कर सकते हैं। एक तो अपन वैसे पर्स में पैसा हार्ड हार्ड कैश लेके गए पर्स में आप, तो जब आप पैसा से शॉपिंग करेंगे तब आपको पता है आपके पर्स में इतना रुपया है, तो आप अंधाधुंध पैसा खर्च नहीं करेंगे। आपको पता है आप 200 रुपए लेके गए हो, तो आप कहीं भी खर्च करने से पहले 4 बार सोचोगे कि मेरे पास 200 ही रुपए है। जबकि डिजिटल पेमेंट में तो क्या होता है, सारा पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, सारा पैसा अकाउंट में पड़ा है, जो पैसा खर्च हो रहा है आप डायरेक्टली एक क्लिक ही करना है आपको, तो कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाए, सिर्फ एक क्लिक करना है आपको, ज्यादा नहीं करना कुछ भी। तो एक क्लिक करने से आप शॉपिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते हो। मतलब ओवर स्पेंडिंग हो जाती है डिजिटल पेमेंट, क्योंकि लोग इतना रियलाइज नहीं करते कि उनका इतना पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं डिजिटल पेमेंट के, कि नॉन टेक्निकल जो बंदा है उनके लिए यूज में लेना बहुत मुश्किल है। डेटा चोरी होने के चांसेस हो सकते हैं कि हैकर ने क्रेडिट कार्ड को क्लोन कर लिया तो मेरा पैसा चुरा लिया उससे। एंड ओवर स्पेंडिंग हो सकती है कि अपन ये रियलाइज ही नहीं करते अपन कितना पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि सारा पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो ज्यादा पैसा भी मैं खर्च कर सकती हूँ। समझ में आ गया। तो ये अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, कि डिजिटल पेमेंट्स नए मेथड्स कौन से थे, पुराने कौन से थे, उनके एडवांटेजेस क्या थे एंड उनके डिसएडवांटेजेस क्या। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन अब पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपने कोर्स में। कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में अपन को बताया गया है, तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ये टेक्नोलॉजीज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़ना। सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी अपन पढ़ेंगे दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। फर्स्ट टेक्नोलॉजी अपन पढ़ेंगे बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग। होता क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग, होता क्या है देखो। देखो ये सारे क्या हैं, ये कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स मतलब नोड्स। ये सब एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो कनेक्टेड है, तो अपन ने जो पढ़ा था नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड क्यों होते हैं, क्यों? ताकि वो शेयर कर पाए। क्या चीज शेयर कर पाए? वो अपनी रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं एंड वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेस क्या क्या शेयर कर सकते हैं? वो अपना प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, हाँ। वो क्या अपनी कंप्यूटेशन पावर शेयर कर सकते हैं, हाँ शेयर कर सकते हैं। क्या वो अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, हाँ वो अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं।
तो अभी तक अपन ने जो नेटवर्किंग में पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, क्यों? ताकि वो एक दूसरे के साथ कुछ शेयर कर पाए, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो डेटा। ग्रिड कंप्यूटिंग में भी क्या होता है, कंप्यूटर्स अभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्रिड कंप्यूटिंग में भी क्या हुआ, कंप्यूटर्स आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है कंप्यूटर्स एक दूसरे से? देखो क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आया, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत मुश्किल काम आया, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, कोई इमेज प्रोसेसिंग का काम आया, तो उस इमेज प्रोसेसिंग को अकेला एक कंप्यूटर कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इस कॉम्प्लेक्स टास्क को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स टास्क को यहाँ पे पार्ट्स में तोड़ दिया, और हर जो पार्ट्स में तोड़ दिया, हर एक पार्ट एक एक नोड को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो पार्ट उस नोड को कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली होता क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग में, ग्रिड कंप्यूटिंग में जो भी डिफिकल्ट काम आता है, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क आता है, वो डिवाइड कर डिफरेंट नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि वो नोड्स मिलकर उस काम को खत्म कर सकें। तो यहाँ पे काम क्या होता है कि ये सारे मिलकर उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ग्रिड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग में तो अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ताकि एक दूसरे की चीजों को शेयर कर सकें। यहाँ शेयरिंग तो होगी, प्लस उसके साथ वो लोग सब लोग मिलजुल कर कोई काम को भी खत्म करेंगे, कोई वर्क को, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कंप्लीट करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स टास्क आया उसको आप डिवाइड कर देते हो, उसको डिफरेंट नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। नोड समझते हो, जो नेटवर्क पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। तो डिफरेंट नोड्स को वो काम बांट देते हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा काम आ गया, सब लोग मिलजुल कर उस काम को खत्म करते हैं, ताकि वो काम आसानी से खत्म हो जाए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स टास्क मेरा इजीली मैं कंप्लीट कर सकूं उस कॉम्प्लेक्स टास्क को। ये सारी चीजें कहाँ पे फॉलो होती हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग में फॉलो होती है। अब जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी सारी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। जैसे कि वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रोसेसिंग पावर शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरी शेयर कर सकते हैं, वो डेटा स्टोरेज शेयर कर सकते हैं। मतलब ये सारी रिसोर्सेज ग्रिड में जितने कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स टास्क को अपने डिफरेंट नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड करके डिफरेंट नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि सारे नोड्स मिलकर उस कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाए। ये कंसेप्ट होता है पूरा का पूरा अपना ग्रिड कंप्यूटिंग का। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्योंकि सब लोग, इसके पास भी अपना स्टोरेज है, इसके पास भी अपनी प्रोसेसिंग है, इसके पास भी स्टोरेज, इसके पास भी प्रोसेसिंग, 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 सबके पास अपनी स्टोरेज अपनी प्रोसेसिंग है, और सब लोग एक दूसरे की स्टोरेज प्रोसेसिंग शेयर कर सकते हैं। तो अगर अपन इस पूरे की बात करें, ये पूरी चीज जो है, अगर अपन ये पूरे की बात करें, तो ये पूरा एक कंप्यूटर है। और कैसा कंप्यूटर है, ये पूरा सुपर कंप्यूटर है जिसके पास सुपर पावर्स हैं, सुपर प्रोसेसिंग है, जिसके पास सुपर स्टोरेज है, खूब सारी प्रोसेसिंग, खूब सारी स्टोरेज है। तो अगर अपन पूरे ग्रिड की बात करें, ग्रिड के हर एक कंप्यूटर्स की नहीं, पूरे ग्रिड की अगर बात करते हो, तो पूरे ग्रिड को आप एक सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके पास प्रोसेसिंग पावर्स भी बहुत ज्यादा है, पूरे ग्रिड के पास स्टोरेज भी ज्यादा है, पूरे ग्रिड के पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब काम को डिवाइड कर दिया, डिफरेंट नोड्स को दे दिया, ताकि सब लोग मिलकर उस काम को खत्म कर पाए, सब लोग अपनी एक दूसरे की सारी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और अगर अपन पूरे ग्रिड की बात करें, तो पूरे ग्रिड को अपन सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जिसमें खूब सारी प्रोसेसिंग, खूब सारा स्टोरेज, खूब सारा रिसोर्सेज उसके पास है। ठीक है, देन बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। जो ये ग्रिड कंप्यूटिंग है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के? पहला बेनिफिट है मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। जो भी अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। ग्रिड में क्या होता है, जो रिसोर्सेज अभी पूरी यूटिलाइज नहीं हुई, उन सारी रिसोर्सेज को आप काम में लेने लग जाए। कैसे कैसे काम में लेते हैं, क्या मतलब होता है? अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, ग्रिड की हेल्प से उसको काम में आप ले सकते हो।
अगर आपका कोई सर्वर आइडल बैठा है, आइडल मतलब खाली बैठा है, तो ग्रिड में उसको भी काम में लिया जा सकता है। लाइक ग्रिड मतलब कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, जैसे ये कनेक्टेड है। सपोज ये वाला जो कंप्यूटर है इसका सर्वर खाली पड़ा है, इसका सर्वर खाली पड़ा है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी। तो क्या है, ग्रिड में काम बट जाता है सबके पास। ए वाला अपना काम बी को दे सकता है कि भाई मेरा ये वाला काम आधा आप कंप्लीट करके दो। तो कोई सर्वर खाली पड़ा है तो ग्रिड में उसको भी काम में लिया जा सकता है। कोई स्टोरेज अगर जगह जगह पे खाली पड़ी है तो उसको लार्ज स्टोरेज बनाकर उसका काम में लिया जा सकता है। मतलब क्या हुआ लार्ज स्टोरेज बनाकर, जैसे ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ये 4 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी एंड कंप्यूटर डी। सपोज इस कंप्यूटर के पास 2 MB फ्री पड़ा है, इसके पास 5 MB ही फ्री पड़ा है स्टोरेज में, इसके पास 4 MB ही फ्री पड़ा है और इसके पास 3 MB ही फ्री पड़ा है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर के पास इतना इतना मेमोरी फ्री पड़ा है। आपकी रिक्वायरमेंट आई कोई सपोज आपकी रिक्वायरमेंट आई कोई 10 MB के प्रोग्राम की। आपकी कोई ऐसी फाइल है, ऐसा प्रोग्राम है जिसको कितनी जगह चाहिए रन करने के लिए, 10 MB चाहिए। अब 10 MB चाहिए तो वो इस कंप्यूटर पे भी नहीं चल सकता क्योंकि इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी 10 नहीं है, इसके पास भी 10 नहीं है, इसके पास भी 10 नहीं है। और ये जो इनके पास पड़ी है मेमोरी वो खाली तो पड़ी है, कोई काम की आने दी। 2 MB इतनी छोटी है कि वो अकेले कोई काम में आ ही नहीं सकती। 5 MB इतनी छोटी जगह है कि अकेले कोई काम में आ ही नहीं सकती। तो ग्रिड में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो ये जो अगर इसने सोचा कि मुझे ये काम खत्म करना है, मुझे ये 10 MB वाला प्रोग्राम कंप्लीट करना है, तो इसने खुद की मेमोरी तो रखी, प्लस इसकी मेमोरी भी ये शेयर कर सकता है, इसकी मेमोरी भी शेयर कर सकता है, इसकी मेमोरी भी शेयर कर सकता है। तो ए वाला जो कंप्यूटर है उसके पास कितनी मेमोरी आ गई, 2 + 5 + 4 + 3। वो किसी से भी मेमोरी मांग सकता है, उधार में शेयरिंग ले सकता है, उसने किसी से भी ले ली, उसके पास मेमोरी आ गई सपोज 7, 11 एंड 14 MB स्पेस हो गया। और उसको रन कितने करना है, 10 MB का प्रोग्राम रन करना है। अब उस 10 MB उसके पास जगह 14 की है, प्रोग्राम 10 का है, वो आसानी से उस 10 MB के प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर सकता है। तो अंडर यूटिलाइज जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज पूरी काम में नहीं आ रही हैं, जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ग्रिड की हेल्प से उनका भी यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। जगह जगह थोड़ी थोड़ी स्पेस खाली पड़ी है तो सबको इकट्ठा करके एक बड़ी स्पेस बना ली, उस बड़ी स्पेस को आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अगर आपका सर्वर भी आइडल बैठा है तो ग्रिड में उस सर्वर को भी अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको काम दे दिया कि आप ये काम खत्म करके दो, तो सर्वर का भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट है ग्रिड में, दैट इज रिसोर्स बैलेंसिंग। रिसोर्स बैलेंसिंग मतलब ग्रिड में क्या होता है कि सारी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर, मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब ऑप्टिमम तरीके से काम करनी चाहिए। हर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, फास्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ग्रिड में क्या होता है कि रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। कैसे, क्या मतलब हुआ, जैसे ये कंप्यूटर्स ग्रिड से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना, सबको जो जो काम दिया गया है। इसके पास एकदम से अनएक्सपेक्टेड पीक आ गया, अनएक्सपेक्टेड पीक आ गया। अनएक्सपेक्टेड पीक मतलब एकदम से लोड आ गया, इस वाले कंप्यूटर के पास एकदम से लोड आ गया। तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, वो तो ऑलरेडी अपने काम में बिजी था ना, ये वाला कंप्यूटर ग्रिड में अपना काम में बिजी था जो उसको काम दिया गया था। एकदम से इसके ऊपर काम आ गया, आपको ये काम भी अभी खत्म करके देना है। अब ये क्या करे, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कोई आइडल मशीन पड़ी है क्या, कोई आइडल नोड है क्या, ग्रिड के अंदर कोई आइडल नोड है क्या। आइडल मतलब कोई कंप्यूटर ऐसा है क्या जो फ्री है, जिसका काम हो चुका है, तो वो ये काम कर दे। सपोज ये वाला कंप्यूटर आइडल था, तो क्या करेगा, ये जो कंप्यूटर है ये इसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा काम, कि आपको ये काम खत्म करके देना है। पर अगर ऐसा हुआ कि कोई भी कंप्यूटर आइडल नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई भी कंप्यूटर आइडल नहीं है, सारे के सारा ग्रिड जो है वो फुली यूटिलाइज्ड है। फुली यूटिलाइज मतलब सब वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, सब लोग अपना अपना काम में ऑलरेडी बिजी है। तो क्या होता है, फिर प्रायोरिटी चेक करी जाती है। प्रायोरिटी कि जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि कम है। अगर ऑलरेडी सपोज ये वाला बंदा जो ऑलरेडी काम कर रहा है इसकी प्रायोरिटी कम है जो नया काम आया उससे,
तो अगर कम प्रायोरिटी लेस प्रायोरिटी वाला वर्क है तो उसको आप एक बार सस्पेंड कर देते हो, एक बार आप रोक देते हो कि आप रुक जाओ, या उस काम को अपन कैंसिल कर सकते हैं कि हम दोबारा से उस काम को शुरू से कर देंगे अगर प्रायोरिटी कम है तो, ताकि अपन जगह बना सके, ताकि रूम बन सके मोर प्रायोरिटी वाले वर्क के लिए, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसके लिए जगह बन सके और वो काम पहले एग्जीक्यूट हो सके। तो ये होता है रिसोर्स बैलेंसिंग, की रिसोर्सेज में बैलेंस कर कर काम करते हो, मतलब रिसोर्सेज को बैलेंस्ड वे में आप यूटिलाइज करना शुरू करते हो ताकि परफॉर्मेंस जो हमेशा फास्ट से फास्ट आप परफॉर्म कर सको। तो अगर एकदम से आपके ऊपर किसी भी नोड के ऊपर कोई अनएक्सपेक्टेड पीक आ गया, अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना सोचे समझे एकदम से लोड बढ़ गया, तो सबसे पहले तो चेक होगा कि ग्रिड में कोई मशीन आइडल है क्या, कोई कंप्यूटर फ्री बैठा है क्या, अगर फ्री बैठा है तो उसको काम दे दिया कि आप ये वाला काम खत्म करके दो। पर अगर सब लोग अपने अपने काम में ऑलरेडी बिजी हैं, ग्रिड ऑलरेडी फुल यूटिलाइज हो चुका है, तो अब जो ग्रिड में काम चल रहा है, जो सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, उनको चेक किया जाता है कि वो काम जो है वो लेस प्रायोरिटी का है क्या। अगर जो काम चल रहा है वो कम प्रायोरिटी का है तो उस काम को आप सस्पेंड भी कर सकते हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक भी सकते हो, या उस काम को आप कैंसिल ही कर दो कि हम अभी नहीं बाद में करेंगे, और जो मोर प्रायोरिटी वाला वर्क है उसको आप पहले एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, उसको आप पहले रिसोर्सेज देना शुरू कर देते हैं। समझ में आया रिसोर्स बैलेंसिंग कैसे होती है यहाँ पे। देन नेक्स्ट बेनिफिट है, अभी तक अपन 2 बेनिफिट पढ़ चुके हैं ग्रिड के, कौन से। पहला बेनिफिट आप पढ़ चुके हैं मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज थी, जैसे कि सर्वर अगर खाली बैठा है तो उसको काम दे दिया, अगर ग्रिड के हर कंप्यूटर में थोड़ी सी स्पेस खाली पड़ी है तो वो स्पेस कोई काम की नहीं है क्योंकि इतनी छोटी छोटी है, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी स्पेस बना ली और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड सेकंड बेनिफिट आपने पढ़ा, सेकंड बेनिफिट पढ़ा रिसोर्स बैलेंसिंग, कि अगर अनएक्सपेक्टेड काम आ गया तो कोई कंप्यूटर खाली पड़ा है तो उसको काम दे दो, नहीं तो लेस प्रायोरिटी वाले वर्क को रोक कर मोर प्रायोरिटी वाला वर्क पहले काम में लेने लग जाए। थर्ड बेनिफिट है ग्रिड का, दैट इज पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सीपीयू को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर, जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है उसी को सीपीयू कहते हैं। यहाँ पे ग्रिड में क्या होता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपनी सारी रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, मतलब इसका जो प्रोसेसर है इसकी सीपीयू को ये बंदा भी शेयर कर सकता है, ये भी शेयर कर सकता है, ये भी शेयर कर सकता है, तो सब लोग सबसे एक दूसरे के साथ सारी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अपना प्रोसेसर भी अगर आप शेयर कर सकते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर ये बंदा है, इसको काम करने में, सपोज इसको काम करने में 20 मिनट लग रही है, ये जो प्रोसेसर है कोई काम आया, इसको अकेला अगर वो काम करता तो उसको कितनी मिनट लगती, 20 मिनट लगती, उसने क्या किया, इससे भी प्रोसेसिंग पावर ले ली, इससे भी ले ली, इससे भी ले ली, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर जो 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गई, प्रोसेस करने की स्पीड उसकी 4 टाइम्स बढ़ गई। अब यही काम 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, जो काम 20 मिनट में हो सकता था वही काम 5 मिनट में हो गया, क्यों, क्योंकि उसने सबकी प्रोसेसिंग पावर्स ले ली और उसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो गई। तो पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, आप सीपीयू की पैरेलल एक साथ सीपीयू की कैपेसिटी को ग्रिड में यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज वर्चुअल रिसोर्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। वर्चुअल रिसोर्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। वर्चुअल मतलब जो चीजें रियल में नहीं होती, इमेजिनरी होती हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रिड में कोलैबोरेशन हो सकता है। कोलैबोरेट मतलब उनको एक साथ मिलकर वो लोग काम कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे ग्रिड के अंदर, ये जो पार्टिसिपेंट्स है, देखो मैंने कहा ग्रिड में ये 4 कंप्यूटर्स पार्टिसिपेंट्स है, जरूरी है क्या ये 4 कंप्यूटर आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये कंप्यूटर एबीसी लिमिटेड का है, ये कंप्यूटर XYZ कंपनी का है, ये कंप्यूटर LMN कंपनी का है, और ये कंप्यूटर मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। ऐसा भी हो सकता है ग्रिड में, जितने भी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ग्रिड में, जरूरी नहीं है सारे के सारे सेम हो, सेम कंपनी से, सेम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन का, ये अलग, और ये आपका खुद का पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। आप चारों मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को खत्म करने जा रहे हैं तो आप चारों का एक ग्रिड बन जाएगा। तो ग्रिड में क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन, सबको एक साथ कोलैबोरेट किया जाता है,
तो ग्रिड में क्या होता है, जो वाइडर ऑडियंस है, वाइडर मतलब इतने सारे लोग जो हैं उनको कोलैबोरेट किया जाता है। मैंने तो 4 का एग्जांपल ले रही हूँ, 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी कंप्यूटर्स मिलकर एक साथ एक कोई काम को खत्म कर सकते हैं, वो सबको ग्रिड कह देंगे। तो बहुत सारे वाइडर ऑडियंस को यहाँ कोलैबोरेट किया जाता है। यहाँ पे जितने भी यूजर्स होते हैं सबकी अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। एबीसी की अपनी अलग पॉलिसीज होंगी, XYZ की अपनी अलग पॉलिसीज होंगी, LMN की अपनी अलग, और मेरे खुद की अपनी अलग। 4 लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, पर चारों की पॉलिसी अलग अलग यहाँ पे हो सकती है, चारों लोगों की डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पॉलिसी हो सकती है। वो सब एक दूसरे के साथ अपना सारी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अगर वो ग्रिड से कनेक्टेड है तो सारी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, वो अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। हाँ, वो अपनी कोई स्पेशलाइज सर्विसेज है वो शेयर कर सकती है, स्पेशलाइज सर्विसेज शेयर कर सकती है, जैसे कि ये जो ABC है ये मेडिकल का काम करने में अच्छा है, XYZ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, किसी चीज का आर्किटेक्चर बनाने में अच्छे हैं, LMN कंपनी जो है वो लाइक इंजीनियरिंग में कोई चीज अच्छी है, कोई एनालिसिस करने में अच्छी है, और पर्सनल जो है उसको कोई और चीज में अच्छा है। तो ये सब लोग अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज हो सकते हैं, वो सारी सर्विसेज भी वो लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। वो लोग अपना सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, वो लोग अपना लाइसेंस एक दूसरे, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रिड में क्या होता है कि जितने भी ये हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेंट्स हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं ग्रिड्स में पार्टिसिपेंट्स। हेट्रोजीनियस मतलब सब लोग अलग अलग तरीके के, सब लोग सेम नहीं है। ये मेडिकल में स्पेशलाइज है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज है। तो जितने भी हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक यूनिफॉर्म, एक सेम तरीके से अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, ये ग्रिड में होता है। यूनिफॉर्म तरीके से काम कर पाए, सब लोग एक सेम तरीके से एक ही प्रॉब्लम पे काम कर पाए। जितने भी हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब यूनिफॉर्म एक तरीके से अपना काम खत्म कर पाए, एक तरीके से अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर पाए। यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रियल ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अब रियल और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? रियल ऑर्गेनाइजेशंस ABC लिमिटेड, LMN, ये सब रियल होते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ सारा काम डिजिटल वे में होता है। सारा मतलब वहां पे अगर आपको अपने एम्प्लॉयज से बातें करनी है तो भी आप नेटवर्किंग के थ्रू बातें कर रहे हो। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको अगर अपने एम्प्लॉयज, जो खुद के एम्प्लॉयज, उनसे बातें करनी है तो भी आप नेटवर्किंग के थ्रू ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और अगर आपको अपने कस्टमर्स से बातें करनी है तो भी आप नेटवर्किंग के थ्रू ही कर रहे हैं। एम्प्लॉयज एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और कस्टमर्स से आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हो। तो सब कुछ काम अगर डिजिटल हो रहा है, सब कुछ काम आपका नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को अपन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टिसिपेंट्स है वो रियल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। कि रियल मतलब हो सकता है सिर्फ कस्टमर से आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, एम्प्लॉइज आप एक दूसरे से इंटरनेट से सारी बातें इंटरनेट के थ्रू नहीं कर रहे। और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉइज से भी आप इंटरनेट से बातें कर रहे हैं और कस्टमर से भी इंटरनेट के थ्रू ही आप बातें कर रहे हैं। ठीक है। देन ग्रिड उनको हेल्प करता है, जितने पार्टिसिपेंट्स है, सिक्योरिटी लगाने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी होती है ग्रिड्स में, पॉलिसीज होती है। क्यों, किस चीज से रिलेटेड पॉलिसीज होती है? कि अगर कोई प्रायोरिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे क्या सॉल्व करना है। प्रायोरिटी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड रिलेटेड टू यूजर्स, अगर ये कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व करना है। मतलब रिसोर्स की प्रायोरिटी आ रही है कि इस रिसोर्स को पहले काम में लेना है, या ये रिसोर्स यहाँ ज्यादा प्रायर है, यहाँ ज्यादा यूज में लेना जरूरी है, तो इस रिसोर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मत करो। इस बंदे को पहले सर्विस देनी है, इस यूजर को बाद में सर्विस देनी है ग्रिड की। ऐसी कोई भी इश्यूज आते हैं तो ग्रिड में उसके लिए पॉलिसी भी होती है कि इस तरीके के इश्यूज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट हो रही है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्चुअल रिसोर्स फॉर कोलैबोरेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का है, कोलैबोरेशन होता है ग्रिड की हेल्प से। कोलैबोरेशन मतलब मिलजुल कर काम करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस का कोलैबोरेशन होता है। हर एक यूजर की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। सब लोग एक दूसरे के साथ अपना डेटा, अपनी सर्विस, अपना सॉफ्टवेयर, अपना लाइसेंस शेयर कर सकते हैं।
सारे पार्टिसिपेंट्स हेट्रोजीनियस हैं, तो ग्रिड में उनको हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेंट्स कैसे यूनिफॉर्म तरीके से अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, कैसे यूनिफॉर्म तरीके से कोई काम खत्म करेंगे, वो मेंशन्ड होता है। ग्रिड में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रियल ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगाई जाती है कि सारा काम सिक्योर वे में होना चाहिए। एंड पॉलिसीज होती है किस चीज से रिलेटेड, कि अगर कोई प्रायोरिटी इशू आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। प्रायोरिटी इशू मतलब रिसोर्स से रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड। प्रायोरिटी इशू जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रिंटर मांग रहा है, कोई बंदा प्रिंटर मांग रहा है, पर मुझे पता है कि प्रिंटर जो है वो यहाँ ज्यादा पर्सन ए ने प्रिंटर मांगा, पर मुझे ऑलरेडी पता है कि पर्सन बी को ज्यादा यूटिलाइज आने वाला है प्रिंटर, मतलब पर्सन बी का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट करना, तो पर्सन बी को प्रिंटर दिया जाएगा, पर्सन ए को प्रिंटर नहीं दिया जाएगा। इस तरह की प्रायोरिटी। यूजर किसकी रिक्वेस्ट पहले सर्व करनी है, किसकी बाद में सर्व करनी है, जो ज्यादा प्रायोरिटी का बंदा होगा उसकी रिक्वेस्ट पहले सर्व की जाएगी और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसकी रिक्वेस्ट बाद में सर्व की जाएगी। तो प्रायोरिटी इश्यूज जो आते हैं उनको रिसॉल्व किया जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से। समझ में आ गया? वर्चुअल रिसोर्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलजुल कर काम करते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। देन नेक्स्ट बेनिफिट क्या है ग्रिड का? नेक्स्ट बेनिफिट है ग्रिड का दैट इज एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्स। मैं अभी तक कह रही हूँ कि सारी रिसोर्सेज सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सारी रिसोर्सेज मतलब आप अपना प्रोसेसर शेयर कर सकते हो, अभी तक आपने बात की कि सब लोग अपना प्रोसेसर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना स्टोरेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी मेमोरी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये तो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, अपना प्रिंटर एक दूसरे का शेयर कर सकते हो। इनके अलावा एक रिसोर्स और होती है जो सब लोग एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट बैंडविड्थ। ग्रिड में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अपना इंटरनेट बैंकिंग नहीं सॉरी इंटरनेट बैंडविड्थ को भी शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना इंटरनेट बैंडविड्थ को भी शेयर कर सकते हैं। अब ये इंटरनेट बैंडविड्थ मतलब क्या होता है? इंटरनेट को एक्सेस करने की आपकी जो स्पीड है उसको भी आप शेयर कर सकते हो। मतलब क्या हुआ मैडम? ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ग्रिड में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सबके पास अपना खुद का इंटरनेट कनेक्शन है, इसके पास खुद का इंटरनेट कनेक्शन है, इसके पास अपना इंटरनेट कनेक्शन है, इसके पास अपना इंटरनेट कनेक्शन है, इसके पास अपना इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है। अब ग्रिड में होता क्या है? ग्रिड में अगर पर्सन ए के पास कोई सर्चिंग का काम आ गया कि इस चीज को सर्च करके बताओ, इंटरनेट पे सर्च करके बताओ, सपोज अगर ये अकेला सर्च करने जाता तो इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी है कि इसको सर्च करने में टाइम कितना लगता? 20 सेकेंड्स का टाइम लगता। इसकी इंटरनेट की स्पीड इतनी है कि इसको सर्च करने में 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो ग्रिड में आप अपनी इंटरनेट बैंडविड्थ को भी शेयर कर सकते हो। इसने इसकी स्पीड भी शेयर कर ली, इसकी स्पीड भी ले ली, इसकी स्पीड भी ले ली, अब उसको सर्च करने में सिर्फ 2 सेकंड्स लग रहे हैं। उसने सबकी स्पीड को शेयर, सबकी स्पीड से वो सर्चिंग करेगा तो सर्चिंग आपकी बहुत फास्ट सर्चिंग भी हो सकती है। तो एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, प्रोसेसर, स्टोरेज, मेमोरी, प्रिंटर, इनके अलावा आप एक दूसरे के साथ अपना इंटरनेट बैंडविड्थ को भी शेयर कर सकते हैं। उससे आपकी जो सर्चिंग हो रही है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। आया समझ में? नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबल, भरोसा। ग्रिड भरोसेमंद है या नहीं है? ग्रिड पे जो काम हो रहा है वो भरोसेमंद काम हो रहा है नहीं हो रहा? भाई ग्रिड को तो भरोसेमंद होना ही पड़ेगा, रिलायबल होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई काम खत्म कर रहे हो, ग्रिड पे आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ग्रिड को रिलायबल होना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग में तो सिर्फ शेयरिंग हो रही थी तो वहां थोड़ी रिलायबिलिटी कम भी होगी तो चल जाएगा, बट ग्रिड में तो एक्चुअल काम परफॉर्म हो रहा है तो वहां पे रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अब कैसे भरोसा किया जा सकता है ग्रिड पे? आप कैसे भरोसा, मतलब ग्रिड मेरा अगर कभी भी फेल नहीं होगा तब मैं कहूंगी ग्रिड हमेशा मेरा रिलायबल है। ग्रिड में कभी भी फेलियर नहीं होगी। फेलियर कैसे नहीं होंगे? प्रोसेसर जो है उसका डुप्लीकेट वर्जन बनाकर रखो, डुप्लीकेट वर्जन, हर चीज की कॉपी रखो। एक फेल हो गया दूसरा काम करने लग गया। आपके जो कूलिंग सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर को ठंडा करते हैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए।
आपके जो पावर सप्लाईज हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो डुप्लीकेट वर्जन होना चाहिए। पावर सप्लाई सब जनरेटर से कनेक्टेड होना चाहिए कि लाइट चली गई तो भी जनरेटर चलता रहे, और सबकी डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए। तो जब हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी होगी तो भाई महंगा तो बहुत पड़ जाएगा, कॉस्टली तो बहुत हो जाएगा, पर उतना ही रिलायबल सिस्टम हो जाएगा जो कभी भी फेल नहीं हो रहा। आप जो काम कर रहे हो वो काम खत्म होते रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज फेल हो गई तो उसके पास हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी है ग्रिड में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो लोग ये कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, वो लोग ये कॉस्ट बेयर कर सकते हैं डुप्लीकेट वर्जन रखने की, पर जो अगर काम लॉस्ट हो गया उसकी कॉस्ट वो लोग बेयर नहीं कर सकते। तो ग्रिड बहुत रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज की डुप्लीकेट वर्जन, डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है। ये चीज महंगी तो बहुत है, बट इससे सिस्टम जो है वो मेरा रिलायबल हो जाता है। एंड लास्ट बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इज मैनेजमेंट। लास्ट बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इज मैनेजमेंट। ग्रिड में बहुत सारे हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं। आपको पता है ग्रिड कंप्यूटिंग में बहुत सारे हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं। सब लोग अलग अलग सिस्टम्स हैं, उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में अपन मैनेज करते हैं, ग्रिड मैनेज करता है कौन सा काम प्रायोरिटी का है जिसको पहले सर्विस देनी है, कौन सा प्रायोरिटी का काम है जिसको बाद में सर्विस देनी है। एक तो इन चीजों को मैनेज किया जाता है। एक ग्रिड में मैनेज किया जाता है कि कब अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, किस चीज को कब अपडेट करना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे मेंटेन करी जाती है। ग्रिड में जब भी कोई मेंटेनेंस हो रही है, ग्रिड में कभी भी कोई मेंटेनेंस हो रही है, किसी भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, मेंटेनेंस का काम मतलब कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, कंप्यूटर बी को मेंटेनेंस की जरूरत है, अभी कंप्यूटर भी मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ग्रिड में क्या होगा, इसका काम किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसका काम रीराउट कर दिया जाएगा। रीराउट मतलब किसी और को भेज दिया जाएगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि ये कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए गया, मेरा काम तो उसी स्पीड से हो रहा है जिस स्पीड से पहले हो रहा था, जैसा हो रहा था वैसे ही मेरा काम हो रहा है। तो अगर ग्रिड में किसी कंप्यूटर को मेंटेनेंस की जरूरत है तो उसका काम किसी और कंप्यूटर, किसी और सर्वर को दे दिया जाता है, किसी और पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है, ताकि वो काम कभी नहीं रुकना चाहिए और यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसका काम रुक गया है, बीच में उसका काम स्टॉप हो गया या उसके काम में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये होता है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बेटा ग्रिड कंप्यूटिंग के। क्या क्या बेनिफिट्स पढ़े हैं अपन ने ग्रिड कंप्यूटिंग के? पहला बेनिफिट आपने पढ़ा है मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। पहला बेनिफिट अपन ने पढ़ा है दैट इज मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज की अगर सर्वर खाली पड़ा है तो उसको काम में ले लो, कहीं पे अगर थोड़ी थोड़ी स्टोरेज खाली पड़ी है तो उन सबको मिलाकर एक बड़ी स्टोरेज बना लो और उसको काम में ले लो। सेकेंड बेनिफिट था रिसोर्स बैलेंसिंग। सेकेंड बेनिफिट था आपका, एक मिनट, हाँ जी, सेकेंड बेनिफिट था अपना रिसोर्स बैलेंसिंग। सेकेंड बेनिफिट था आपका रिसोर्स बैलेंसिंग। रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब कि अगर एकदम से अनएक्सपेक्टेड पीक आ गया तो देखो कोई कंप्यूटर खाली पड़ा है तो उसको दे दो, अगर सब ऑलरेडी फुल यूटिलाइज हैं तो क्या करो आप कि जो लेस प्रायोरिटी वाला वर्क है उसको सस्पेंड या कैंसिल कर दो और मोर प्रायोरिटी वाले वर्क को पहले जगह बनाकर उसको काम खत्म कर दो। देन नेक्स्ट बेनिफिट था पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, कि ग्रिड में एक साथ प्रोसेसर को भी यूज में लिया जा सकता है कोई काम खत्म करने के लिए, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट था वर्चुअल रिसोर्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। बहुत सारी तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रिड के, उनकी सबकी अपनी पॉलिसीज अलग होती हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ अपना डेटा, अपनी रिसोर्सेज, अपने सर्विसेज, अपने सॉफ्टवेयर सब शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड में जितने हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेंट्स हैं ये कैसे यूनिफॉर्म तरीके से अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे या यूनिफॉर्म तरीके से अपना काम खत्म करेंगे वो बताया जाता है। एंड यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ रियल हैं कुछ वर्चुअल हैं। ग्रिड में पॉलिसी भी होती है कि कैसे प्रायोरिटी का इशू आ गया तो उसको रिसॉल्व करना है, प्रायोरिटी रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी रिलेटेड टू यूजर, ये सब चीजें कैसे सॉल्व करनी है ये सारी बताई यहाँ पे बातें बताई जाती है। एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, प्रोसेसर, स्टोरेज, मेमोरी के अलावा आप उनका इंटरनेट बैंडविड्थ भी एक्सेस कर सकते हो जिससे आपका सर्चिंग टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा।
रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी चीज फेल हो गई तो हर चीज का यार डुप्लीकेट वर्जन अवेलेबल होता है, तो काम आपका हमेशा चलता रहता है, कभी भी ग्रिड कंप्यूटिंग में काम नहीं रुकेगा। ये कॉस्टली तो है बट रिलायबिलिटी भी उतनी ज्यादा है। मैनेजमेंट, यहाँ मैनेज किया जाता है, जितने भी हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं उनको कैसे क्या मैनेज करना है वो मैनेज किया जाता है। किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, कब अपडेशंस करने की जरूरत है, अगर कोई सिस्टम में मेंटेनेंस की जरूरत आ गई तो उसका काम किसी और को दे दिया जाता है। यहाँ पे जो काम चल रहा था उसको डिस्टर्ब किए बिना उसका काम किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैनेज कहाँ की जाती हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग में मैनेज करी जाती हैं। ये सारे क्या थे अपने बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक अपन ग्रिड में पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड में अपन व्हाट इज पढ़ चुके, बेनिफिट्स पढ़ चुके, देन रिसोर्सेज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। जो ये आप ग्रिड कंप्यूटिंग करते हो इनमें कौन सी रिसोर्सेज होती हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी रिसोर्सेज होती हैं। पहली रिसोर्स जैसे कि कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब जो कैलकुलेशन है, जो प्रोसेसिंग पावर है, जो प्रोसेसर के पास है कंप्यूटेशन पावर, वो कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होती है आपकी, कंप्यूटेशन होती है। जो सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है उसी को कंप्यूटेशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई भी काम करने के यहाँ पे तीन तरीके होते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में कोई भी काम करने के तीन तरीके होते हैं। क्या, पहला काम, जो मशीन फ्री है, जो मशीन अवेलेबल है उससे काम करवाओ, ना कि आप लोकली खुद काम कर रहे हो। मतलब क्या हुआ इसका, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, तीनों एक दूसरे से ग्रिड से कनेक्टेड है। काम आया ए के पास, ए ऑलरेडी कोई काम में बिजी था तो ए ने देखा बी खाली पड़ा है तो बी को वो काम दे दिया। तो जो मशीन अवेलेबल है उससे काम कराओ, ना कि खुद काम करो लोकली। उसके लिए पहले ये नहीं छोड़कर और अपन वेट कर रहे हैं, दूसरा काम को वेट करना पड़ रहा है, नहीं, जो खाली पड़ा है उसको काम दे दिया, उसने काम कर लिया। दूसरा तरीका क्या क्या है, उस काम को आप स्प्लिट कर दो। ये जो काम आया, सपोज ए के पास काम आया अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, ए के पास काम आया आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ए ने क्या किया, इस काम को तोड़ दिया। तोड़ दिया मतलब उसने कहा एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन आप कर देना, डिवीजन आप कर देना। तो इस काम को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर कर अलग अलग मशीन्स को वो काम दे दिया। अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग नोड्स को दे दिया और सबने उन नोड्स ने अपना अपना काम खत्म कर कर दे दिया, तो वो काम उसका पूरा हो गया। कंप्यूटेशन करने का पहला तरीका क्या है, खुद करने की जगह जो मशीन अवेलेबल उससे काम करवा लो। दूसरा तरीका क्या है, उस काम को पार्ट्स में तोड़ दिया, अलग अलग पार्ट अलग अलग लोगों को दे दिया, नोड्स को दे दिया और सबने अपना अपना काम खत्म कर दिया। तीसरा तरीका क्या है, सपोज ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको 3 टाइम्स रन करने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन यही काम, सेम काम आपको 3 बार चलाना है। मतलब हेलो हेलो हेलो, 3 बार ये लिखना है। एक तो एक बंदा ये 3 बार लिखे, 3 बंदे एक एक बार लिख दें, तो 3 बंदे जब एक एक बार लिखेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर किसी काम को मेनी टाइम्स चलाना है, बहुत बार चलाना है, तो उसको मल्टीपल मशीन्स को वो काम दे दो, मल्टीपल नोड्स को वो काम दे दो। आपको हेलो को 3 बार लिखना है तो तीनों को कह दिया मैंने, पूरा पूरा काम दिया है। हेलो एक कंप्लीट काम है, ए को भी पूरा ये काम करना है, बी को भी करना है, सी को भी करना है। तो तीनों ने एक एक बार किया तो वो काम जल्दी हो गया। अगर अकेला ए 3 बार करता तो उसको टाइम ज्यादा लगता। तो कंप्यूटेशन करने के भी 3 तरीके हैं। क्या, पहला तरीका, खुद करने की जगह जो कंप्यूटर फ्री बैठा है उससे वो काम करवा लो। दूसरा तरीका, उस काम को पार्ट्स में तोड़ दो, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग नोड्स को दे दो ताकि सब लोग अपना अपना पार्ट वाला काम खत्म कर पाए। तीसरा तरीका, अगर किसी काम को बहुत बार चलाना है तो अलग अलग मशीन्स को पूरा पूरा काम दे दो, सब लोग एक साथ वो काम करेंगे तो बहुत बार अपने आप ही वो काम हो जाए। समझ में आया कंप्यूटेशन क्या होता है क्या नहीं। सेकंड है, हाँ जी, सेकंड है इसके अंदर दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज भी एक रिसोर्स है ग्रिड में। स्टोरेज जो अपन ने अभी एग्जांपल लिया था, ए बी सी, 3 कंप्यूटर्स हैं, इसके पास 2 MB फ्री पड़ा है, इसके पास 4 MB फ्री पड़ा है, इसके पास 7 MB फ्री पड़ा है।
अकेले स्टोरेज किसी की भी काम की नहीं थी, तो ग्रिड में क्या होता है, ये स्टोरेज को इकट्ठा करके एक बड़ा रूम, बड़ा स्पेस बना दिया जाता है, लार्ज रूम बना दिया जाता है। लार्ज रूम मतलब 2 + 7 + 4 9 13 MB की स्पेस हो गई, बड़ी जगह बन गई। इस बड़ी जगह में आप किसी प्रोग्राम का, किसी भी चीज का डुप्लीकेट भी रख सकते हैं। कोई मतलब कोई काम हो रहा है, कोई डेटा है, उसका डुप्लीकेट वर्जन भी रखा जा सकता है, उसका रिडंडेंट वर्जन भी रखा जा सकता है। रिडंडेंट वर्जन भी उसका रख सकते हो, तो उससे क्या होगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी कि कोई चीज खो गई तो दोबारा मेरे को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आईपीसीसी के बच्चों की लिस्ट है, अगर लिस्ट एक ही जगह पे सेव है तो वो खो गई तो पूरी लिस्ट खो जाएगी कि मेरे को नहीं पता रहेगा मेरे पास कौन कौन आईपीसीसी में बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये लिस्ट मेरे पास डुप्लीकेट कॉपीज की 2 जगह कॉपी बनी हुई है, तो यहाँ खो गई तो यहाँ मेरे पास लिस्ट हमेशा बनी रहेगी। तो रिलायबल रहेगा कि आपके पास डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी भी वो डेटा खोएगा नहीं। तो स्टोरेज, छोटी छोटी जगह को इकट्ठा करके बड़ा रूम बना लो, उस बड़े रूम में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, चीजों का डुप्लीकेट वर्जन, रिडंडेंट वर्जन, डुप्लीकेट को अपन रिडंडेंट भी बोलते हैं, तो डुप्लीकेट रिडंडेंट वर्जन रख सकते हैं जिससे उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिलायबिलिटी मतलब उस पर भरोसा ज्यादा किया जा सकता है। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रिड में कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह, एक नोड जब दूसरे नोड को कोई काम बता रहा होता है, एक नोड दूसरे नोड को काम बता रहा होता है, ए बी सी, ये तीनों कनेक्टेड है। ए बी को कैसे बताएगा आपको ये वाला काम करना है, कम्युनिकेशन के थ्रू बताएगा। तो जब एक नोड दूसरी नोड को कोई जॉब सेंड कर रही होती है तो कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत उनको पड़ती है। कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ कैसी है, बैंडविड्थ कितनी अवेलेबल है। बैंडविड्थ मतलब कितना नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है तो आप जल्दी एक दूसरे को बात पहुंचा सकते हो। अगर नेटवर्क आपका ढीला है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, नेटवर्क की बैंडविड्थ कम है, तो आप उस ग्रिड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो बैंडविड्थ कितनी अवेलेबल है इस पे भी डिपेंड करता है अपन ग्रिड को प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नेटवर्क फास्ट है तो ए बी को फट बता देगा आपको ये काम करना, बी करके उसको फट बता देगा कि मैंने ये काम खत्म कर दिया है। पर अगर नेटवर्क स्लो है तो ए को बी को बताने में ही 5 सेकंड लग गए, फिर बी को उसको रिस्पॉन्ड करने में 5 सेकंड लग गए, तो ये 5-5-10 सेकंड तो उनके वेस्ट हो गए, तो ग्रिड को आप फुल यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कितना अच्छा ग्रिड यूटिलाइज हो रहा है ये डिपेंड करता है कितनी अच्छी बैंडविड्थ अवेलेबल है। एंड कम्युनिकेशन के लिए रिडंडेंट पाथ्स भी होने जरूरी हैं। कम्युनिकेशन के लिए रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट पाथ भी होने जरूरी है। मतलब क्या हुआ डुप्लीकेट पाथ का, अगर ए को बी से बात करनी है, ए को बी से बात करनी है, पर अगर इस नेटवर्क पे ए को बी से बात करनी है और इस लाइन पे, इस नेटवर्क पे कोई भी नॉइस आ गई, इस लाइन पे बहुत ज्यादा अभी ट्रैफिक है, इस लाइन पे बहुत ज्यादा अगर अभी ट्रैफिक है, बहुत नॉइस आ गई, इस लाइन पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो और ये लाइन क्या पता बीच में टेम्पर्ड हो गई, टेम्पर्ड मतलब बीच में ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, तो ए बी से बात नहीं कर सकता, तो ये थोड़ी ना काम रुक जाएगा। ए को बी तक पहुंचने के लिए दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता होना चाहिए। ए सी को बोलेगा, सी बी को बोल देगा। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में कम्युनिकेशन के लिए रिडंडेंट पाथ्स होने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक पाथ पे कोई भी ट्रैफिक आ गया, एक पाथ पे कोई भी नॉइस आ गई, एक पाथ बीच में से ब्रेक हो गया किसी भी वजह से, तो आपके पास वहां तक पहुंचने के लिए हमेशा दूसरा रास्ता अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। ग्रिड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कब जरूरी है, जब एक नोड दूसरे नोड को कोई भी काम भेजता है तब कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है। अगर नेटवर्क की स्पीड फास्ट है तो आप ज्यादा डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ग्रिड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ कम है, स्पीड कम है, तो आप कम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे, तो ग्रिड का इतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एंड कम्युनिकेशन के लिए ग्रिड में रिडंडेंट डुप्लीकेट पाथ्स भी होने जरूरी हैं, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कोई भी ट्रैफिक, कोई भी नॉइस आ गया, तो हमारे पास उसका दूसरा ऑल्टरनेट पाथ हमेशा होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक अपन 3 रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं, एक तो कंप्यूटेशन, एक स्टोरेज, एक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट रिसोर्स है ग्रिड की, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस। सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये लाइसेंस।
सॉफ्टवेयर सबसे महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव चीज ग्रिड में, मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स ही क्या होती है? सॉफ्टवेयर। आप किसी भी चीज को सॉफ्टवेयर खरीद के लाते हैं वो सबसे महंगा होता है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में सबसे महंगा रिसोर्स कौन सा है? सॉफ्टवेयर। अगर मुझे ग्रिड को यूज करना है, मुझे ग्रिड का या तो पार्टिसिपेंट बनना है, मतलब मुझे ग्रिड की सर्विसेज देनी है, या मुझे ग्रिड की सर्विसेज को यूज करना है, तो मैं ऐसे ही तो नहीं कर सकती हवा में बैठी बैठी बातें कर रही हूँ और हो जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप, आपके फोन में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आपको अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आपको मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपको एमएस ऑफिस यूज करना है तो उसका सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते उसको एक्सेस। तो आपको ग्रिड को यूज करना है या ग्रिड की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवानी है, सर्विसेज देनी है, मतलब प्रोवाइड करनी है। मैं ग्रिड की पार्टिसिपेंट बनना चाहती हूँ, मेरे को ग्रिड की सर्विस आपको देनी है, या मुझे ग्रिड की सर्विसेज लेनी है, कुछ भी हो आपके पास, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपकी मशीन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी ग्रिड की सर्विसेज आप ले सकते हो। ये सॉफ्टवेयर के साथ लाइसेंस भी आता है, सॉफ्टवेयर के साथ लाइसेंस भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को समझने के लिए अपने एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने इन्वर्टर लगवाया, मेरे घर में मैंने एक इन्वर्टर लगाया, सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगवाया। सिंगल बैटरी मतलब इस इन्वर्टर की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ये इन्वर्टर की कैपेसिटी आप एक बार में, इस इन्वर्टर से एक बार में पैरेलल 2 फैंस और 2 ट्यूबलाइट्स ही रन कर सकते। सिंगल बैटरी की कैपेसिटी कितनी है? आप पैरेलल इस इन्वर्टर से 2 फैन और 2 ट्यूबलाइट ही रन कर सकते, ठीक है। अब जब आपने इन्वर्टर लगवा रहे हो तो इन्वर्टर का कनेक्शन, मेरे घर में रूम 1, रूम 2, रूम 3, 3 रूम्स हैं, एक किचन है, एक हॉल है मेरे घर में, ठीक है। रूम 1 में मेरे पास 2 फैन है और 2 ट्यूबलाइट है। रूम 2 में मेरे पास एक फैन है और एक ट्यूबलाइट है। रूम 3 में एक फैन और एक ट्यूबलाइट है। किचन में मेरे पास एक फैन और एक ट्यूबलाइट है। हॉल के अंदर मेरे पास 2 फैन और 2 ट्यूबलाइट है, ठीक है। ऐसा कुछ आपका है घर का कंपोजिशन। अब इन्वर्टर जब आप लगवा रहे हो, आपको पता है एक बैटरी से आप सिर्फ 2 फैन 2 ट्यूबलाइट ही जला सकते हो, ये इसकी लिमिटेशन है। इन्वर्टर का कनेक्शन क्या मैं रूम 1 के हर स्विच में ले सकती हूँ? हाँ, मैं ले सकती हूँ, कोई मनाही नहीं है। कनेक्शन लेने की बात हो रही है, सिर्फ कनेक्शन लेने की बात हो रही है, मैं ले सकती हूँ। क्या रूम 2 में भी इसका कनेक्शन ले सकती हूँ? रूम 3 में भी ले सकती हूँ, रूम 4 में भी ले सकती हूँ, रूम 5 में भी ले सकती हूँ। हर जगह कनेक्शन तो हो सकता है, बट पैरेलल लाइट चली गई तो लाइट चली गई, तो ये थोड़ी ना आपने जितनी जगह कनेक्शन लिया था सारी जगह एक साथ सब कुछ ऑन करके बैठकर इन्वर्टर चल जाएगा, नहीं। बैठ जाएगा इन्वर्टर, बैटरी डाउन हो जाएगी, वो चलेगा ही। आप कनेक्शन तो सब जगह ले लो, पर लाइट जाएगी तो वहां तो रूल है ना, 2 फैन 2 ट्यूबलाइट जला सकते हो। 2 फैन, इस रूम का अगर मैंने एक फैन चला लिया तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक फैन और चला सकती हूँ, चाहे वो कहीं का चला लूं, या मैंने हॉल का एक फैन चला लिया। अब वो कह रहा है कि आपके 2 फैन कंप्लीट हो गए। ट्यूबलाइट, अगर आपने इस रूम की एक ट्यूबलाइट जला दी तो आप एक ही ट्यूबलाइट और जला सकते हो। अगर मेरा मन करता है इस रूम में मैं ट्यूबलाइट जला लूं तो मैं नहीं जला सकती, ये बंद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 ट्यूबलाइट आप जला चुके हो। अगर मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे एक फैन और चला लूं तो मैं चला सकती हूँ, नहीं चला सकती, क्योंकि ये इन्वर्टर बैठ जाएगा। इसकी लिमिटेशन, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 2 फैन और 2 ट्यूबलाइट को ही एक साथ सर्विस दे सकता है। तो इन्वर्टर ने मुझे कहा कि कनेक्शन तो आप कहीं पे भी ले लो, आप 10 जगह 15 जगह 20 जगह कनेक्शन ले सकते हो, बट पैरेलल कितना रन कर सकते हो ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यही चीज आपकी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस होती है, यही चीज आपकी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस है। क्या मतलब हुआ है सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस का? सॉफ्टवेयर आपको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव है। ग्रिड की रिसोर्सेज में सबसे महंगी रिसोर्स कौन सी है? सॉफ्टवेयर। अगर आपको ग्रिड की सर्विसेज लेनी है या सर्विसेज देनी है तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, ये चारों कंप्यूटर्स ग्रिड से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हाँ, अब क्या होगा, इन चारों कंप्यूटर में ग्रिड का सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए। अगर इन चारों कंप्यूटर को ग्रिड की सर्विसेज देनी है एक दूसरे को तो सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रिड का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक ही सॉफ्टवेयर में 4 जगह डाल सकती हूँ, पर जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होगा उसमें ये लिखा हुआ होगा कि पैरेलल उस सॉफ्टवेयर की कितनी कॉपी रन हो सकती है।
पैरेलल उस सॉफ्टवेयर की 2 कॉपी ही रन हो सकती है, उसने कहा। तो ये सॉफ्टवेयर 2 ही कंप्यूटर में एक साथ चल सकता है, ये दोनों कंप्यूटर में नहीं चल सकता। अगर इन दोनों में चला रहे हो ये सॉफ्टवेयर तो इन दोनों में नहीं चलेगा, इन दोनों में चला रहे हो तो इन दोनों में नहीं चलेगा, इन दोनों में चला रहे हो तो इन दोनों में नहीं चलेगा। पैरेलल कितनी, कॉन्करेंटली मतलब एक साथ कितनी कॉपी उसकी रन हो सकती है, ये सब उसके लाइसेंस में लिखा हुआ रहता है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में जिनको ग्रिड की सर्विसेज देनी है, सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर सकते हो सारी मशीन्स पे, पर वो चलेंगे कितने में, एक साथ पैरेलल कॉन्करेंटली कितनी मशीन्स पे रन करेंगे, जितना उसके लाइसेंस में मेंशन होगा। लाइसेंस ये हमेशा चेक करता रहेगा कि इससे ज्यादा कॉपीज तो एक साथ पैरेलल रन तो नहीं हो रही ना। जैसे एक एग्जांपल और लें, फॉर एग्जांपल Amazon प्राइम यूजर्स, आप प्राइम यूजर हो, पर्सन ए जो है, मैं सपोज मैं प्राइम यूजर हूँ, मैंने उसके लिए पेमेंट करा था, पर मैं मेरा आईडी पासवर्ड मैं 5 लोगों को और दे सकती हूँ अमेजोन का प्राइम यूजर, कि एक साथ ये प्राइम की सर्विसेज 5 जगह पे चल सकती हैं। तो अमेजोन प्राइम का जो लाइसेंस होगा वो काउंट रखेगा कि पैरेलल कितनी कॉपी चल रही है। मैंने मेरी फ्रेंड एक्स, मेरी फ्रेंड वाई, मेरी फ्रेंड जेड, ए बी, सबको मैंने पासवर्ड दे दिया, सब लोग अमेजोन प्राइम चला रहे हैं, 5 लोग तो चला सकते हैं। एक और बंदे ने मेरे से पासवर्ड मांगा, उसको भी मैंने पासवर्ड दे दिया, तो पैरेलल तो 5 ही चल सकती है। अगर इस बंदे ने अपना काम रोक रखा है तो इसकी सर्विस हटा के उन 5 को मिल जाएगी। तो पैरेलल कितनी कॉपी रन हो सकती है उस चीज की, ये कहाँ लिखा हुआ रहता है, लाइसेंस में लिखा हुआ रहता है। तो सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस सबसे महंगी रिसोर्स है ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए। हर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है जो भी ग्रिड कंप्यूटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, बट लाइसेंस में ये मेंशन होगा कि कितनी कॉपीज पैरेलल एक साथ रन कर सकती हैं। लाइसेंस इस चीज का चेक रखेगा कि कितनी कॉपीज आप एक साथ रन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एंड लास्ट रिसोर्स है ग्रिड कंप्यूटिंग की, दैट इज स्पेशल इक्विपमेंट। लास्ट रिसोर्स है ग्रिड कंप्यूटिंग की, दैट इज स्पेशल इक्विपमेंट। स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब क्या हुआ? स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटीज एंड आर्किटेक्चर्स एंड पॉलिसीज। मतलब देखो, कंप्यूटर्स ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, सब एक दूसरे से ग्रिड से कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर ए इंटीरियर डिजाइन के लिए स्पेशलाइज्ड है। कंप्यूटर ए जो है वो इंटीरियर डिजाइन के लिए अच्छा है। कंप्यूटर बी मेडिकल, जो भी मेडिकल का डायग्नोसिस, बीमारियों को डायग्नोसिस करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। कंप्यूटर सी में घर का आर्किटेक्चर, होम का आर्किटेक्चर बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ है। कंप्यूटर डी के अंदर लाइक अर्थक्वेक को एनालाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है। क्या ये चारों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं? हाँ। क्या इन चारों को एक ग्रिड में कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ। अब क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी चीज में स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल इक्विपमेंट्स है, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। अब पर्सन ए के पास काम आया, काम किसी के पास कैसा भी आ सकता है। पर्सन ए के पास घर के आर्किटेक्चर बनाने का काम आया, तो पर्सन ए क्या करेगा, सबसे पहले उस आर्किटेक्चर का काम किसको दे देगा? सी को दे देगा, क्योंकि सी इस चीज के लिए स्पेशलाइज है। तो जो कंप्यूटर, जो नोड जिस चीज में स्पेशलाइज होता है उसको सबसे पहले उसी बंदे को वो काम दिया जाता है। सी को वो काम दे देंगे, सी ने वो काम खत्म कर दिया तो ठीक, सी ने कहा मेरे अकेले के बस की नहीं है, तो उसको डिवाइड कर सब लोग मिलकर जो भी है जिससे भी काम खत्म करें। तो यहाँ पे जो बंदा जिस चीज के लिए स्पेशलाइज है, अगर मेडिकल का काम इसके पास ही आया खुद के पास, तो वो खुद ही अपना मेडिकल का काम खत्म कर देगा, क्योंकि ये कंप्यूटर इसी चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो जो कंप्यूटर जिस चीज के लिए स्पेशलाइज होता है, काम कहीं पे भी आया हो, उस कंप्यूटर को सबसे पहले वो काम हैंड ओवर कर दिया जाता है कि आपको ये वाला काम खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये सारी रिसोर्सेज हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की। रिवाइज करते हैं अपन ने क्या क्या रिसोर्सेज पढ़ी ग्रिड कंप्यूटिंग की। पहली रिसोर्स आपने पढ़ी कंप्यूटेशन, सीपीयू करते हैं कंप्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। 3 तरह से कंप्यूटेशन कर सकते हो, खुद करने की जगह जो भी अवेलेबल है, जो भी फ्री है ग्रिड में कंप्यूटर, उसको काम दे दिया वो कर लो, या फिर उस काम को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया, फिर उस पार्ट्स को अलग अलग नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सब मिलकर उस काम को खत्म कर रहे हैं। या अगर एक ही काम को मुझे मल्टीपल टाइम्स रन कराना है, तो मैंने मल्टीपल नोड्स को वो पूरा काम दे दिया और सब लोगों ने उस काम पे काम किया, तो एक साथ वो काम खत्म हो सकता है। नेक्स्ट रिसोर्स है आपकी स्टोरेज।
स्टोरेज, अलग अलग नोड्स के पास थोड़ी थोड़ी स्टोरेज होगी, उन सबको इकट्ठा कर कर एक बड़ा स्टोरेज, बड़ा रूम बना सकते हैं। उस बड़े रूम में आप डुप्लीकेट वर्जन भी रख सकते हैं, रिडंडेंट डेटा भी रख सकते हैं, जिससे उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। देन कम्युनिकेशन, जब एक नोड दूसरे नोड को कोई जॉब भेजती है तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे, कितनी इंटरनेट की बैंडविड्थ आपके पास अवेलेबल है। अगर फास्ट है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बैंडविड्थ मतलब डेटा कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, इंटरनेट की स्पीड फास्ट है, तो आप ग्रिड को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे, ज्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाएंगे। तो अगर बैंडविड्थ बहुत स्लो है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप ग्रिड को इतना अच्छा यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे और इतना ज्यादा डेटा भी एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर पाएंगे। एंड कम्युनिकेशन के लिए रिडंडेंट पाथ्स होने बहुत जरूरी हैं कि अगर एक पाथ फेल हो गया, किसी भी वजह से नॉइज ट्रैफिक आ गया, तो आपके पास वहां तक पहुंचने के लिए दूसरा पाथ हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस, अगर आपको ग्रिड की सर्विसेज चाहिए या देनी है तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सबसे महंगा रिसोर्स यही होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो हर मशीन पे होना चाहिए जो लोग भी ग्रिड की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, पर लाइसेंस ये बताता है कि एक साथ पैरेलल कितनी कॉपीज उस सॉफ्टवेयर की रन हो सकती है, लाइसेंस मेंटेन करके रखता है। स्पेशल इक्विपमेंट, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हैं, तो जिसका जो काम आता है उसको सबसे पहले वो जॉब असाइन कर दिया जाता है कि आपको ये वाला काम खत्म करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अपन ने ग्रिड के बेनिफिट्स पढ़ लिए, अपन ने ग्रिड के रिसोर्सेज पढ़ लिए। चलो, हाँ जी, अपन पढ़ चुके हैं ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके रिसोर्सेज, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ यूज है ग्रिड कंप्यूटिंग का, वो पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ यूज है ग्रिड कंप्यूटिंग का। ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज को यूज में ले सकते हैं। हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो अराउंड द वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया में कहीं से कोई भी रिसोर्सेज आप काम में ले सकते हैं। अपन ने पढ़ा था ABCD, सब अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज हैं, सबकी अलग अलग रिसोर्सेज, और सब लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग तरह की रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई कहीं से कोई भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। देन सिविल इंजीनियर्स काम में लेते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग को। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में लेते हैं। क्यों? कोई भी चीज की डिजाइन करने के लिए, घर का नक्शा बनाना है उसके लिए, आपको अर्थक्वेक को एनालाइज करना है कि इस जमीन पे कितने चांसेस है अर्थक्वेक आने के, कितनी वेलोसिटी से अर्थक्वेक आएगा, जो भी ये सब चीजें डिजाइन उनको एनालाइज करनी है, एस्टिमेट करनी है, तो उसके लिए आप ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकते हो। इंजीनियर्स ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकते हैं। इंजीनियर्स कोई भी चीज की नई डिजाइन बनाने के लिए, मतलब किसी भी चीज की डिजाइन बनाने के लिए इंजीनियर्स ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकते हैं। देन अमेज़न भी ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकती है, मतलब ऑनलाइन साइट्स भी ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकती है। ऑनलाइन साइट्स ग्रिड कंप्यूटिंग को क्यों काम में लेंगी? अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, उनका जो अंदर का बिजनेस है और जो बाहर की दुनिया के साथ उनका बिजनेस है, उसको मैनेज करने के लिए आप ग्रिड कंप्यूटिंग काम में ले सकते हो। इंटरनल मतलब खुद की कंपनी के लोग और खुद के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी, अगर आपको कोई ई बिजनेस का काम करना है, बाहर की दुनिया से कितना काम आउटसोर्स करना है, कितना खुद करना है, कौन सा काम कौन सी कंपनी करेगी, इन सब चीजों के लिए भी वो ग्रिड कंप्यूटिंग का काम में ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनी, अपन ने हॉस्पिटल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो हॉस्पिटल के डेटा को माइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आपने बिल्स दिए हैं वो सही है ना, हॉस्पिटल के सही बिल है ना, तभी इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले आपको पैसा देगी। तो ग्रिड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ ग्रिड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट काम में लिया जा सकता है। अगर आपको अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पूरी दुनिया से कहीं से भी काम में लेनी है तो ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से ले सकते हो। सिविल इंजीनियर्स काम में लेते हैं अर्थक्वेक को एस्टिमेट करने के लिए, कितने चांसेस हैं यहाँ पे अर्थक्वेक आने के लिए। जो इंजीनियर्स हैं वो काम में लेते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट ये देखने के लिए क्या डिजाइन रहेगी, कैसी डिजाइन रहेगी किसी चीज की। ऑनलाइन साइट्स जो होती है, ई कॉमर्स वेंडर्स जो होते हैं, वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकते हैं अपने ई बिजनेस को मैनेज करने के लिए। एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी ग्रिड कंप्यूटिंग को काम में ले सकती हैं कि हॉस्पिटल के डेटा को वो लोग एनालाइज कर सकते हैं कि चेक करने के लिए कि किसको इंश्योरेंस देना है और किसको इंश्योरेंस नहीं देना। देन ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, जो आप ये ग्रिड कंप्यूटिंग करते हो इसकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए?
सिक्योरिटी ग्रिड पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्चुअल ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग होती है, यहाँ एक्चुअल काम पूरा होता है, सिर्फ रिसोर्सेज शेयर नहीं होती, तो ग्रिड पे सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है। सिंगल साइन ऑन मतलब एक यूजर को एक ही बार परमिशन है, यूजर को एक ही बार परमिशन है किसी चीज को एक्सेस करने की। फॉर एग्जाम्पल ग्रिड में रूल बना रखा है कि एक दिन में एक यूजर एक ही बार लॉग इन कर सकता है ग्रिड के अंदर। अगर उसको कोई भी काम चाहिए, अगर उसको ग्रिड की कोई भी रिसोर्सेज को शेयर करना है, कोई भी पार्ट को एक्सेस करना है, तो एक यूजर सिंगल साइन ऑन, सिर्फ एक ही बार, एक दिन में उसको एक ही बार परमिशन है उस चीज को एक्सेस करने की। ठीक है, ये सिक्योरिटी लगा सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं बेटा? जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे आपके पासवर्ड्स हैं, आपकी प्राइवेट कीज हैं, ये सब क्रेडेंशियल्स हैं, इनको भी प्रोटेक्टेड रखना है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कहीं पे भी लीक आउट हो जाए, इन पे सिक्योरिटी लगी भी होनी चाहिए। देन इंटरपोर्टेबिलिटी with local security solution, इंटरपोर्टेबिलिटी विथ लोकल सिक्योरिटी सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए लोकल एक्सेस के लिए, कि लोकल कौन बंदा क्या एक्सेस कर सकता है वो भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 कंप्यूटर्स ग्रिड से कनेक्टेड है, कोई बंदा है जो ए से कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, तो लोकली वो ए से ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आपकी प्रिंटर को एक्सेस करना है। कोई यूजर है उसने ए से ही रिक्वेस्ट किया मुझे आपको प्रिंटर को एक्सेस करना है, तो ए पे भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगे हुए होने चाहिए कि ए वाली रिसोर्सेज कौन बंदा क्या एक्सेस कर सकता है। तो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए लोकल एक्सेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्किंग से कुछ एक्सेस करो तभी सिक्योरिटी है, अगर आप खुद का कंप्यूटर का डेटा भी कोई और यूज करना चाह रहा है तो उसपे भी सिक्योरिटी पॉलिसी लगी होनी चाहिए कि कौन बंदा क्या चीज को एक्सेस कर सकता है। देन एक्सपोर्टेबिलिटी मतलब कोड जो है वो आपका एक्सपोर्टेबल होना चाहिए, कोड जो है वो एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। एक्सपोर्टेबल का मतलब कि बहुत ज्यादा कोड जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं वो ही एनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा डेटा आप एनक्रिप्टेड फॉर्म में कर दो, अगर सारा आपने कोडेड फॉर्म में कर दिया तो कोड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज नहीं पाएंगे। तो सिर्फ जरूरी चीजों को आप एनक्रिप्ट करो, बाकी सब चीजों को आप एनक्रिप्ट कोडेड फॉर्म में मत करो, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से अपन भेज सके। Then support for secure group communication, ग्रुप कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब जो ग्रुप में काम हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करें, ये तीनों की तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, तीनों मिलजुल कर काम करें, इसके लिए ऐसा कुछ सिक्योरिटी मेजर होना चाहिए। एंड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए, मल्टीपल इंस्टॉलेशन के लिए। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ भी इंस्टॉल हुआ, वो यहाँ भी इंस्टॉल हुआ, वो यहाँ भी इंस्टॉल हुआ, तो इसके लिए कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब एक ही सिक्योरिटी, वो इस पे भी चल जाए, वो इस पे भी चल जाए, वो इस पे भी चल जाए। तो कोई चीज अगर मल्टीपल जगह इंप्लीमेंट हो रही है, अगर कोई रिसोर्स ऐसी है जिसको मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉमन एक ही सिक्योरिटी मेजर काम में लो। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी क्या क्या है? पहली है सिंगल साइन हो, कि एक यूजर को एक दिन में या एक बार में एक ही बार वो लॉग इन कर सकता है अगर उसको कोई भी चीज को एक्सेस करना है तो। प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, जो आपके पासवर्ड्स हैं, प्राइवेट कीज हैं, उनको सिक्योर करके रखो। इंटरपोर्टेबिलिटी विद द लोकल सिक्योरिटी, आप लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी भी लगाओ, लोकल एक्सेस करे, कोई बंदा उसी के रिसोर्सेज को एक्सेस करने जा रहा है तो वहां पे भी सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। एक्सपोर्टेबिलिटी, कोड जो है वो एक्सपोर्टेबल होना चाहिए, मतलब कि कोड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सको, सारा का सारा डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सब कुछ कोडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ग्रुप कम्युनिकेशन, की जो लोग ग्रुप में एक साथ काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकें। मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उस पर कॉमन सिक्योरिटी मेजर लगाओ। कोई रिसोर्स ऐसी है जिसको मल्टीपल लोग काम में ले रहे हैं तो उसमें कॉमन सिक्योरिटी मेजर लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?